Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you are fine, good and safe at your homes. Chapter number 6, Work and Energy. Today we are going to do the conceptual questions of this chapter. So moving towards the question number 1, that is, can a centripetal force ever do work on an object? कि हमारे पास centripetal force work done करती है या नहीं करती? So first we have to know what the centripetal force is. हमारे पास सेंट्रीपीटल फोर्स ऐसी फोर्स है जो बॉडी को सर्कल में मूव कराती है. सर्कल में बॉडी की मोशन ड्यू टू द सेंट्रीपीटल फोर्स होती है. सो हमारे पास आंसर है नो, सेंट्रीपीटल फोर्स डू नॉट वर्क इन ऑन ऑब्जेक्ट. क्यों नहीं वर्क हो रहा सेंट्रीपीटल फोर्स की वजह से? वो कहता है हमारे पास सेंट्रीपीटल फोर्स वर्क डन नहीं करती. बच्चों फॉर अ वर्क डन हमने कहा था कि एंड पे हमारे पास बॉडी एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करे, यही कहा था ना. लेकिन जब हम सर्कल की बात करते हैं तो इन अ सर्कल बॉडी जहां से मूव करती है वहीं पे आके रुकती है. स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम होती है. तो हमारे पास एज अ रिजल्ट कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हुआ होता. तो जब डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होगा तो वर्क डन नहीं होगा सिंपली. सो हम यहाँ पे देखते हैं क्या रीजन दिया हुआ है एंड व्हाट्स ऑल. रीजन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. कहता है हमारे पास जो सेंट्रीपीटल फोर्स है वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ मोशन के. अ सेंट्रीपीटल फोर्स डू नॉट वर्क इन ऑन ऑब्जेक्ट बिकॉज सेंट्रीपीटल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. इट हैज नो कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन फॉर डूइंग एनी वर्क. बच्चों इसका मतलब यही है कि हमारे पास जो सेंट्रीपीटल फोर्स है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन उसका कोई कंपोनेंट नहीं होता. मींस कि हमने ये देखना है कि हमारे पास कोई भी बॉडी होगी जब वो मूव करेंगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन उसका कोई कंपोनेंट होगा, वो हमें कोई वर्क डन देगी तो तब कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तब हम कहेंगे कि बॉडी ने वर्क किया है. लेकिन यहाँ पे क्या है, वो कहता है कि बॉडी के जो कंपोनेंट्स हैं दैट आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन मींस दे आर मेकिंग द एंगल ऑफ 90. जब वो एंगल ऑफ 90 बना रहे हैं विद द मोशन तो हम ये नहीं कह सकते कि वो डायरेक्शन ऑफ मोशन में है. नहीं है ना डायरेक्शन ऑफ मोशन में. तो हमारे पास क्या है, वर्क डन टू द सेंट्रीपीटल फोर्स इज 0. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हमारे पास व्हाट हैपेंस टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बुलेट व्हेन इट पेनिट्रेट्स इनटू द सेंड बैग. कि हमारे पास बुलेट आ रही है, ऑफ कोर्स इट इज मूविंग सो इट हैज अ काइनेटिक एनर्जी. तो कहता है जब वो सेंड बैग में आके पेनिट्रेट करती है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसके साथ क्या होता है. सो द आंसर इज बुलेट पेनिट्रेट इनटू द सेंड बैग. कि क्या हुआ कि बुलेट पेनिट्रेट होगी सेंड बैग में. अब मोशन अपोजेस बाय द रिटार्डिंग फोर्स ऑफ द सेंड. कि हमारे पास जो बुलेट की काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसकी वजह से है, मोशन की वजह से. तो मोशन अपोज हो जाती है, रुक जाती है. किसकी वजह से रुकती है, रिटार्डिंग फोर्स की वजह से. रिटार्डिंग फोर्स क्या है बच्चों, कि हमारे पास जैसे हम फ्रिक्शनल फोर्स की बात करते हैं तो रिटार्डिंग फोर्स है कि हमारे पास जब बॉडी मूव कर रही होती है एंड मोशन होती है तो उसकी मोशन को स्लो डाउन कराती है. रिटार्डिंग फोर्स स्लो डाउन द मोशन. तो हमारे पास रिटार्डिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इजिकल्स टू ma होता है ना वैसे फोर्स का फॉर्मूला. लेकिन रिटार्डिंग फोर्स के लिए हमारे पास हो जाता है F इजिकल्स टू माइनस ma. माइनस ma क्यों होता है बच्चों, कि हमारे पास एक्सेलरेशन होती है तो वो बॉडी तेजी से मूव कर रही होती है. लेकिन जब हमारे पास साइन चेंज हो जाता है, माइनस आ जाता है एक्सेलरेशन के साथ, तो हम उसे क्या बोलते हैं, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन कहते हैं या फिर डी एक्सेलरेशन कहते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास रिटार्डिंग फोर्स का फॉर्मूला है F इजिकल्स टू माइनस ma. हेयर इज द रिटार्डिंग फोर्स. हमारे पास एक्सेलरेशन स्लो डाउन हो जाए, डीसेलरेट हो जाती है बॉडी, उसकी एक्सेलरेशन कम हो जाती है. तो हमारे पास जो उसकी फोर्स होती है, जो उसकी मोशन होती है, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी कम हो जाती है. तो सो एक्सप्लेनेशन में वो क्या कहता है, व्हेन अ बुलेट इज पेनिट्रेटिंग इनटू द सेंड बैग इट्स मोशन इज अपोजिंग बाय द रिटार्डिंग फोर्स ऑफ द सेंड. सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बुलेट इज यूटिलाइजेस अगेंस्ट द रिटार्डिंग फोर्स ऑफ द सेंड. कहता है कि हमारे पास जो
काइनेटिक एनर्जी है वो रिटार्डिंग फोर्स में चेंज हो जाती है, वो रिटार्डिंग फोर्स के अगेंस्ट यूज हो जाती है जब हम एज अ सेंट को यूज करते हैं अपोजिशन के लिए। क्लियर है बच्चों? Question number 3 है a meteor enters into the earth atmosphere and burns. What happens to its kinetic energy? First we have to know that कि what is meteor. तो हमारे पास बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में हमारे पास ऊपर वैक्यूम में रॉकी बॉडीज होती हैं, मींस पत्थर होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। तो उनमें एक होते हैं मेटेओर्स होते हैं। मेटेओर्स क्या होते हैं कि हमारे पास रॉकी बॉडीज होती हैं विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, जिनके पास बहुत ज़्यादा हीट होती है। और ये एक बड़ी सी बॉडी जब रॉक की टूटती है तो उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जब वो टूटते हैं तो उसके अंदर एनर्जी होती है ना, तो वो एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो बॉडी, खुद सोचे एक बॉडी जिसके अंदर बहुत सारी एनर्जी है, जब वो टूटेगी तो वो स्पिल्ट होती है ना, मींस उसके डिफरेंट छोटे छोटे से टुकड़े बन जाते हैं। तो वो जो टुकड़े होते हैं वो अर्थ की तरफ आते हैं, वो मूव करते हैं। तो कहते हैं जब वो मूव करेंगे, वो अर्थ की तरफ आएंगे, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसके साथ क्या होगा। ठीक है, तो कहता है कि हमारे पास मेटेओर जब इंटर होता है अर्थ एटमॉस्फेयर में तो वहां पे क्या होती है, एनर्जी कंजर्वेशन होती है। हमने एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा था ना, तो कहता है यहाँ पे क्या प्रोसेस होगा, एनर्जी कंजर्वेशन का प्रोसेस होगा। कहता है व्हेन द मेटेओर एंटर इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड बर्न्स, इट काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द हीट एंड लाइट एनर्जी, सम पार्ट ऑफ इट काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड द हीट एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट एयर मॉलिक्यूल्स। कि हमारे पास जब वो आती है ना जमीन पे, ये ऐसा उन जगहों पे सेराम वगैरह में अक्सर या फॉर अवे ऐसी जगहों पे होता है ना, तो क्या होता है कि जब हमारे पास कोई मेटेओर अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करता है और अर्थ को स्ट्राइक करता है तो वहां पे बहुत गहरा सा खड्डा हो जाता है। ठीक है, बड़े बड़े से खड्डे होते हैं। क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी वहां पे आके चेंज हो जाती है। किस में चेंज हो जाती है, सबसे पहले तो वो जल जाता है ना, तो हीट एनर्जी में चेंज होगी। उसके बाद हमारे पास जब वो जलता है तो हीट के साथ लाइट भी प्रोड्यूस होती है, तो लाइट एनर्जी में। और दूसरा हमारे पास उसके इर्द गिर्द की जगह की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उसको जाती है। उसको कैसे जाती है कि जब वो आके जहाँ पे पड़ती है ना, तो वहां पे बड़े बड़े से खड्डे हो जाते हैं, तो वहां पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें एनर्जी दे के उन्हें उस जगह से डिस्प्लेस करा देते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, 2 बुलेट्स आर फायर एट द सेम टाइम विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। कि हमारे पास 2 बुलेट्स हैं, हम उन्हें फायर करते हैं, टाइमिंग सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, बट डिफरेंस क्या है उनके मास का। एक का मास डबल है दूसरे से। ठीक है, कहता है बट वन बुलेट हैज ट्वाइस द मास ऑफ द अदर व्हिच हैज अ ग्रेटर स्पीड एंड विद व्हाट फैक्टर, विच वन डज द मोस्ट वर्क। कि हमारे पास 2 बुलेट्स हैं, दोनों बुलेट्स का टाइमिंग और काइनेटिक एनर्जी सेम है लेकिन मास डिफरेंट है। हमने ये देखना है किसकी स्पीड ज्यादा है और कौन वर्क ज्यादा करेगा। ठीक है, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है बच्चों, हाफ mv स्क्वायर। ठीक, हमने फॉर द फर्स्ट बुलेट हम कह देते हैं काइनेटिक एनर्जी 1 हाफ mv स्क्वायर एंड फॉर द सेकंड बुलेट हमने क्या कह दिया, काइनेटिक एनर्जी mv स्क्वायर। 2 साथ साथ लगा दिया। अब क्या कहता है, वन बुलेट हैज मास ट्वाइस देन द अदर सो m2। हमने क्या किया था कि दूसरी बुलेट जो है, एक बुलेट का हमने कहा था उसका मास क्या है, डबल है। सो हमने क्या कह दिया कि हमारे पास जो मास 2 है उसको हमने कह दिया दैट इज 2 लगा दिया, साथ विद एडिशन 2 कर दिया। सो m2 इज 2m1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में क्या डाल दिया, 2m1। अब हमारे पास एज अ बोथ बुलेट है द सेम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, तो हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी 1 एंड इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2, या आप 2 सब्सक्रिप्ट में लिखेंगे। अब क्या कहता है कि हमारे पास हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ 2mv। हमने जो मास बुलेट 2 ली है उसका मास डबल लिया है। ठीक है, तो यहाँ होगा 2m1 v2 स्क्वायर। अब यहाँ पे m1 और यहाँ पे भी m1 है। क्यों है ऐसा बच्चों, क्योंकि मास दोनों का इक्वल था, सो वी टेक दैट m1। अब क्या होगा, ये वाला हाफ और ये वाला हाफ कट गया। ठीक, m1 एंड m1 कट गया। इक्वेशन में क्या रह जाएगा, सॉरी
यहाँ पे हम चेंजेस कर देते हैं, दैट विल बी v1 विद 2v2 का स्क्वायर, ठीक है। v1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2v2 का स्क्वायर। सो हमने क्या करना है, हमने v1 की वैल्यू निकालनी है। सो फॉर द v1 वी हैव टू टेक अंडर रूट ऑन द सेकंड साइड। हम जब अंडर रूट लेंगे तो दैट विल बी द अंडर रूट 2, और ये जो दो 2 है ना, एक आपके पास एक्सपोनेंट में है और एक हमारे पास सबस्क्रिप्ट में है और एक एक्सपोनेंट में है। मीन्स दैट जैसे यहाँ पे है ना, ये मुझसे दोबारा से ऐसा लिखा नहीं गया, तो ये आप अपनी कॉपी पे लिखते हुए इसे ऐसे लिखेंगे, ठीक। एक आप उसके सबस्क्रिप्ट में और एक एक्सपोनेंट में लिखेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ से मैं दोबारा से मैथमेटिकल फॉर्म समझा देती हूँ कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी दोनों की इक्वल थी, तो हमने क्या किया, उनको इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2, और फिर हमने वैल्यूज पुट कर दी। जब हमने वैल्यूज पुट की तो हमने 2 के लिए डबल दी मास लिया था, तो हमने क्या कह दिया कि m1 इज इक्वल टू m2, ठीक है। हाफ और हाफ कट हो गए, m1 कैंसिल हो गए। इक्वेशन में हमारे पास क्या रह गया, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2v2 का स्क्वायर। तो हमारे पास हमने v1 की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास स्क्वायर है तो स्क्वायर के लिए हम रूट लेंगे। जब हम रूट लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 2v अंडर रूट 2v2 का स्क्वायर। अब हमारे पास कहता है इक्वेशन 5 shows that the first bullet will come with a greater speed by the factor 2, कि हमारे पास जो फर्स्ट बुलेट है उसका मास कम है तो उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी, अंडर रूट 2। As both bullets have the same kinetic energy, so according to the work energy principle, both will be same amount of work. लेकिन कहता है कि हमारे पास स्पीड तो एक की ज्यादा होगी जिसका मास कम है, लेकिन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, तो दोनों का अमाउंट ऑफ वर्क डन सेम होगा। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कैन एन ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इफ इट रिमेन्स एट द सेम एलिवेशन। कहता है कि क्या हमारे पास एक बॉडी है जिसे हमने एक सर्टेन हाइट पे, एक एलिवेशन पे रखा हुआ है, तो हमारे पास उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो डिफरेंट होगी या सेम होगी। तो कहता है कि हमारे पास हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, mgh से, ठीक है। तो वो कहता है अगर बॉडी का मास सेम है और हाइट सेम है तो उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी सेम एज वेल, ठीक बच्चों। नाउ मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डज अ रोड लीड्स टू द टॉप ऑफ अ माउंटेन विंड बैक एंड फोर्थ। कि हमारे पास देयर इज अ स्मॉल इंक्लाइनेशन, हमारे पास थोड़ी रोड टेढ़ी सी होती है। आप ऑब्जर्व करना, जब आप किसी मोड़ में होते हैं तो आप दूर से उसे रोड को ऑब्जर्व करना, तो वो थोड़ी ऐसे टेढ़ी होती है, इंक्लाइंड होती है। सो दैट इज कॉल्ड विंड बैक एंड फोर्थ, के आगे पीछे थोड़ा होना। तो कहता है द बेंडिंग टू द टॉप ऑफ माउंटेन विंड बैक एंड फोर्थ, कि हमारे पास रोड जो होती है वो बैंड करती है। व्हाई दिस इज, ऐसा क्यों होता है, द रोड लीडिंग टू द टॉप ऑफ माउंटेन विंड back and forth entering is so possibility of the slipping is reduced due to such arrangement, कि ऐसी अरेंजमेंट में हमारे पास क्या होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इंक्रीज होती है और बॉडी की स्लिपिंग कम हो जाती है। द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन रिमेन्स स्मॉलर एंड द व्हीकल कैन मूव इजीली बाय कंज्यूमिंग लेस अमाउंट ऑफ पावर, कि हमारे पास बॉडी जो है वो कम पावर को यूज करके चढ़ाई वगैरह भी चढ़ सकती है। एंड ऑल्सो द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज मिनिमाइज, तो हमारे पास वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी आ जाती है, तो बॉडी की जो क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो मिनिमाइज हो जाती है, ठीक बच्चों। मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, which would have greater effect on the kinetic energy of an object, doubling the mass, doubling the velocity। हमारे पास दो सिचुएशंस दी हुई हैं, एक है डबलिंग द मास, के हम मास को डबल करते हैं, द सेकंड वन इज डबलिंग द वेलोसिटी। तो कहता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी को कौन सी चीज ज्यादा अफेक्ट करेगी, ठीक है। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बुलेट इज गिवन बाय, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है हाफ mv²। सो द फर्स्ट कंडीशन कि हम मास को डबल करते हैं, ठीक। हाफ mv², जब हम मास को डबल करेंगे तो 2 m मास के साथ हमने 2 लगा दिया। हमने क्या किया कि इस 2 को हम बाहर ले आए, ठीक, एंड देन वी हैव पुट हाफ mv²। अब हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 2ke, ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी डबल, शोज दैट द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज 2 टाइम्स बाय डबलिंग द मास।
नाउ द सेकंड सिचुएशन इज कि हमने क्या करना है, क्या था, बाय डबलिंग द मास एंड सेकंड इज बाय डबलिंग द वेलोसिटी। अब सेकंड कंडीशन में हम वेलोसिटी को डबल करते हैं, डबलिंग द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या आ गया जी, हाफ mv स्क्वायर। नाउ जब वेलोसिटी को डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 and 2, हम वेलोसिटी के साथ स्क्वायर है ना, v का स्क्वायर है, तो अगर हम 2 लिखेंगे तो 2 का जब स्क्वायर होगा इट बिकम्स 4। समझ आ रही है ना, 2v इन इक्वेशंस, जब हम 2v डालेंगे, ये देखें v के ऊपर भी स्क्वायर है और 2 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, सो विल गेट 4mv स्क्वायर। ठीक, तो हमारे पास 4 जब हम बाहर ले आएंगे तो इट विल बिकम 4ke। तो कहते हैं बाय इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी, हमारे पास बाय इंक्रीजिंग द वेलोसिटी, डबलिंग द वेलोसिटी, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर बच्चों? अब कहता है कंक्लूजन, thus doubling the mass and speed of a body will be greater after on the kinetic energy that on the body। कि हमारे पास जब हम मास को डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी डबल होगी, जब हम वेलोसिटी को डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स होगी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था, उसमें हमने काइनेटिक एनर्जी डबल की थी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ट्रिपल करने का कह रहा है। कहता है इफ द स्पीड ऑफ पार्टिकल ट्रिपल्स बाय व्हाट फैक्टर डज द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, कि हम पार्टिकल की स्पीड को ट्रिपल कर देते हैं तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी। सो यहाँ पे हमने क्या करना है, जैसे ऊपर 2v स्क्वायर लिया था तो यहाँ पे 3v स्क्वायर आ जाएगा, 3 का हम जब स्क्वायर लेंगे दैट विल बी 9 आ गया तो 9 हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 9 टाइम्स। ठीक बच्चों, so equation show that the kinetic energy of a body becomes 9 times of its initial value, it is made triple। जब हम ट्रिपल करेंगे तो हमारे पास क्या होगी, 9 टाइम इंक्रीज कर जाएगी। Thus tripling the velocity of an object will be greater effect on the kinetic energy of object। हम वेलोसिटी को ट्रिपल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। ठीक बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास पावर के रिलेटेड क्वेश्चन है। कहता है द मोटर ऑफ अ क्रेन यूजेस पावर टू लिफ्ट अ स्टील बीम, कि एक स्टील का रॉड है, बीम बड़े से रॉड को कहते हैं, ठीक, तो उसे उठाना है क्रेन ने, एक मोटर ने, और फॉर राइजिंग इट क्या यूज होगी, पावर यूज होगी। बाय व्हाट फैक्टर मस्ट द मोटर पावर इंक्रीजेस टू लिफ्ट अ स्टील बीम ट्वाइस इट हाई इन द हाफ ऑफ द टाइम, कि हमारे पास हमने क्या करना है कि हाइट जो होगी ट्वाइस करेंगे, डबल हाइट करेंगे और उसके बाद हम उसकी टाइम हाफ कर देंगे। तो हमने क्या फाइंड करनी है, पावर फाइंड आउट करनी है। तो कहते हैं पावर के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू W/T, W इज व्हाट वर्क होता है। अब हमने क्या किया, P इज इक्वल टू mgh। ठीक, mgh हमने जब पुट कर दिया तो हाइट हमने कह दी 2h, डबलिंग द हाइट ना, हाइट हमने डबल की हुई है, और हमने टाइम क्या किया था, हाफ किया था। सो बाय पुटिंग द वैल्यूज हमारे पास mg और h की जगह 2h आ गया और डिवाइड बाय हाफ t। तो देखें बच्चों, इधर आपकी समझने की बात है, पहले भी आप लोगों को ये चीज समझ नहीं आई थी। आप इसे जब डिवाइड की फॉर्म में लिखें अपने पास कॉपी पे, जब आप इसे डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे ना तो ये हाफ को जो 2 है ये थर्ड प्लेस पे आएगा। जो चीज हमारे पास थर्ड प्लेस पे आती है वो फर्स्ट प्लेस पे आ जाती है। ठीक है, मीन्स कि हमारे पास डिवाइड में जो चीज आती है वो आके पहली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो क्या होगा कि ये जो 2 है, हाफ का 2 नीचे डिनोमिनेटर वाला, ये ऊपर आके 2h इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 4mgh डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो हमारे पास mgh डिवाइड बाय t क्या बन जाएगा, p ना, p की वैल्यू है, तो हम कह देते हैं पावर विल बी 4 टाइम्स। तो कहता है shows that a power becomes 4 times when we double the height and half the time, कि जब हम हाइट को डबल करें और टाइम को हाफ करें तो हमारे पास पावर कितनी इंक्रीज होगी, 4 टाइम्स इंक्रीज होगी। Thus half the time and doubling the height we have greater effect on a power, कि हमारे पास जब हम ये सिचुएशन क्रिएट करते हैं तो हमारे पास पावर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। Now students, if you have any problem, do ask. Allah Hafiz, take care.